नमस्कार विद्यार्थियों, प्रिय मित्रों, केशव स्कूल ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। कक्षा 10 सामाजिक में पार्ट 2 संघर्षकालीन भारत में हम पार्ट 3 की चर्चा करेंगे। पार्ट 2 तक हमने गुलाम वंश में रजिया सुल्तान तक अध्ययन कर लिया था। इसके बाद हम पार्ट 3 में रजिया सुल्तान के बाद कौन कौन से शासक आए उनकी चर्चा करेंगे। आज लगभग ये गुलाम वंश खत्म हो जाएगा और खिलजी वंश हम प्रारंभ कर देंगे। तो रजिया सुल्तान का जो शासन काल रहता है 1236 से 1240 तक रहता है। इसके बाद रजिया सुल्तान के बाद गुलाम वंश के 3 शासक आते हैं जो कमजोर शासकों में उनको गिना जाता है। पहला यानी 1240 से 1242 तक बहराम शाह गद्दी पर बैठता है मात्र 2 साल के लिए। फिर इसके बाद मसूद शाह जो 42 से 46 तक शासन करता है, यानी इसका मसूद शाह का 1246 तक वो शासन करता है। फिर इसके बाद नासिरुद्दीन मोहम्मद ये गद्दी पर बैठता है जिसका शासनकाल 46 से लेकर 1265 तक ये गद्दी पर बैठता है। हालांकि इसमें नासिरुद्दीन मोहम्मद जो है इसका कार्यकाल ठीक ठाक है, लेकिन ये भी कमजोर शासक था। इसका जो शासन काल इतना लंबा रहा उसके पीछे कहीं न कहीं कारण बलबन का था। तो फिर नासिरुद्दीन के बाद जो शासक बनता है वो बलबन बनता है और बलबन का जो शासन काल रहता है 1265 से लेकर 1286 तक वह शासन करता है। अब हम बलबन की चर्चा करते हैं। हमारा इनको तो मैं केवल 3 कमजोर शासकों की गिनती में इनको रखना है, बहराम शाह, मसूद शाह और नासिरुद्दीन मोहम्मद। इसके बाद इन तीनों के बाद जो शासक शक्तिशाली शासक बनता है वो होता है बलबन। अब बलबन की हम चर्चा करते हैं। तो बलबन के बारे में हमें लिखेंगे कि जो बलबन था ये किस नाम से शासन करता है, कैसे गद्दी पर बैठता है, इनकी चर्चा करेंगे। अब बलबन तो ये गयासुद्दीन बलबन के नाम से गद्दी पर बैठता है। सबसे पहले आपको इसका जो बलबन शासक बना तो इसने अपना नाम क्या रखा, गयासुद्दीन बलबन रखा। और इसके बारे में हम पॉइंट टू पॉइंट लिखेंगे। दूसरी बात लिखेंगे, जो ये रहता है ये हमने इसी में आगे पढ़ा था, इल्तुतमिश के समय चहलगानी तुर्क दासों के दल से इसका संबंध होता है। तो हमें बलबन का संबंध किससे बताया, इल्तुतमिश के समय एक चहलगानी दल था, यानी 40 दास थे। उन दासों में से इसका संबंध माना जाता है किसका, बलबन का। तो इसका संबंध चहलगानी तुर्क दासों के दल से इसका संबंध होता है, यानी इसी से ये जुड़ा होता है। अरे चहलगानी दल कब बना था, इल्तुतमिश के समय बना था। अब इसके बारे में कि किस नाम से गद्दी पर बैठता है, इसका नाम है, इसे उलुग खां के नाम से भी जाना जाता है। ये हमें इसकी ध्यान रखनी है, उलुग खां के नाम से भी इसे जाना जाता है। यानी बलबन को एक और नाम है उलग खां, इसे कहा जाता है। उलग खां की उपाधि इसको नासिरुद्दीन मोहम्मद ने इसे प्रदान की थी। तो हमें ये 3 चीजें इसकी याद रखनी है। गयासुद्दीन बलबन के नाम से गद्दी पर बैठता है। इल्तुतमिश के समय जो चहलगानी दल था, यानी तुर्क दासों का एक दल था जिसमें 40 होते थे, उससे इसका संबंध रहता है। और उलुग खां के नाम से ये
जाना जाता है। अब इसका जो अगला पॉइंट लिखेंगे हम बलबन का, इसके यानी जब ये सम्राट था दिल्ली का, तो इसके समय जो मंगोल जनजाति थी उसका आक्रमण दिल्ली पे होता है, उसको ये असफल करता है। इसके समय में मंगोलों द्वारा दिल्ली पर आक्रमण किया जाता है, अब पर इस आक्रमण से ये दिल्ली को सुरक्षित रखने में कामयाब होता है। तो इसके बारे में लिखते हैं, इसने दिल्ली को इनके यानी किनके, मंगोलों, इनके आक्रमण से सुरक्षित रखा। तो यहाँ तक हमें जानकारी ये मिलती है कि इसके समय मंगोलों का आक्रमण दिल्ली पर होता है और ये दिल्ली को मंगोलों से सुरक्षित रखने में क्या सफल रहता है। ये दिख नहीं रहा होगा। अब इसने एक सेना विभाग में बहुत बड़ा फेरबदल किया था। इसने एक सेना में एक विभाग होता है, उसका पुनर्गठन ये करता है जिसका नाम है दीवाने आरिज। इसने सेना में दीवाने आरिज विभाग गठन किया था। तो ये हमें इसके तीसरे पॉइंट में ये ध्यान रखना है कि इसने सेना में कौन से विभाग का गठन किया था, आर्य विभाग का। तो यहां तक आप उतार लें और इसको पॉज कर लें वीडियो को, ताकि आप यहां तक की जानकारी उतार लें। फिर आगे की जानकारी इनको मिटाने के बाद मैं लिखूंगा। उतार लिया होगा आपने बलबन के बारे में। 4 पॉइंट है। गयासुद्दीन के नाम से गद्दी पर बैठता है, ये चहलगानी दल का सदस्य रहता है, यानी उससे संबंधित रहता है। उलग खां के नाम से भी इसे जाना जाता है और मंगोलों का आक्रमण दिल्ली पर इसी के समय होता है, जिससे दिल्ली की सुरक्षा करता है। और सेना में एक दीवाने आरिज के नाम से एक विभाग का गठन ये करता है। फिर हम आगे लिखते हैं, आगे किसकी जानकारी पढ़ते हैं। इसने अपने विरोधियों के विरुद्ध एक नीति अपनाई थी, बहुत फेमस नीति है वो, लौह और रक्त की। उसकी चर्चा हम करते हैं। मैं लिखता हूं, इसने अपने विरोधियों के विरुद्ध लौह रक्त की नीति अपनाई। इस नीति के अनुसार पुरुषों की हत्या व महिलाओं व बच्चों को बंदी बना दिया जाता था। तो हमें लौह रक्त की नीति जो इसके द्वारा अपनाई गई थी, वो इसके विरोधियों के विरुद्ध इसने अपनाई थी। इस नीति में क्या होता था कि पुरुषों की तो हत्या कर दी जाती थी, यानी जो भी पुरुष होते थे विरोधी उनको तो मार दिया जाता था, और जो उनकी महिलाएं और बच्चे होते थे उनको बंदी बना लिया जाता, यानी बाद में उनको गुलाम बना लिया जाता था। क्योंकि हम गुलाम वंश की चर्चा करें तो एक ये नीति, एक पॉइंट ये ध्यान में रखना है,
इसने एक प्रथा का प्रारंभ किया था, वो थी इसके द्वारा राज दरबार में, जो राज दरबार होता है उसमें एक प्रथा ये प्रारंभ करता है जिसका नाम है सिजदा पाबोस प्रथा का किया जाता है। यानी इसके द्वारा राज दरबार में सिजदा पाबोस प्रथा का प्रारंभ किया जाता है। अभी सिजदा और पाबोस प्रथा क्या होती है, इसके तहत क्या होता है, तो इसमें क्या होता है कि राज दरबार में जो राजा बेटा होता है, कोई भी वहाँ राज दरबार में पहुंचता है तो वह पूरा झुककर राजा के जो पैर होते हैं उनको चूमता है। इसी को सिजदा और पाबोस प्रथा कहते हैं। तो मैं यहाँ लिखता हूँ, इस प्रथा में राजा को सम्राट बोलते हैं, सम्राट के आगे झुककर पैरों को चूमा जाता है। तो हमने दो चीजें ध्यान में रखनी है, एक तो इसकी लोअर रक्त नीति और एक इसके द्वारा जो प्रथा चलाई गई थी सिजदा और पाबोस प्रथा, तो आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। अब आगे इसके बारे में हम चर्चा करते हैं कि इसके द्वारा एक सिद्धांत चलाया गया था, वो भी बहुत ही फेमस हुआ था। तो यहाँ तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब इसके द्वारा एक सिद्धांत चलाया गया था जिसका नाम है राजतत्व सिद्धांत। वो भी इतिहास में काफी प्रसिद्ध होता है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो राजतत्व सिद्धांत मैं लिखता हूं, इसके द्वारा राजतत्व सिद्धांत, राजतत्व भी बोलते हैं इसको या राजतत्व सिद्धांत भी बोलते हैं। राजतत्व सिद्धांत चलाया गया। इस सिद्धांत के अनुसार राजा पृथ्वी पर, इस सिद्धांत के अनुसार राजा पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है। मतलब इस सिद्धांत के अनुसार क्या कहा जाता है, इसकी मान्यता थी सिद्धांत की कि राजा पृथ्वी पर ईश्वर का क्या है, प्रतिनिधि है। यानी एक तरह से ईश्वर के समकक्ष से राजा को माना जाता है। फिर आगे इस सिद्धांत में क्या होता है, आगे इसमें होता है, माना जाता है कि राजा आम जनता से अलग है। राजा को ईश्वर द्वारा प्रदत्त गुणों से युक्त माना जाता है। यानी अगली सिद्धांत की मान्यता है कि राजा को ईश्वर द्वारा गुण प्रदान किए जाते हैं।
इन्हीं के माध्यम से राजा को शासन करने यानी अपने राज्य पर शासन करने की शक्ति प्राप्त होती है। देखो बहुत फेमस सिद्धांत है, बहुत सिंपल सिद्धांत है। भाई राजतत्व सिद्धांत किसने दिया है? ये प्रश्न बन सकता है। वो किसने दिया था? बलवन ने दिया था। इस सिद्धांत की क्या मान्यता है? इस सिद्धांत के अनुसार ये माना जाता है कि पृथ्वी पर राजा मतलब जो राजा होता है वो पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधित्व होता है। वो जनता से बिल्कुल अलग होता है। ईश्वर इसको गुण प्रदान करता है और उन्हीं गुणों से ये शासन करने की शक्ति से प्राप्त होती है। ये आपको ध्यान में रखना है। अब इसके द्वारा कुछ महत्वपूर्ण कार्य किए गए थे, वो हमें पढ़ने हैं। तो यहाँ तक आप उतार लें। आपने उतार लिया होगा। अब बलवन के कार्य, तो बलवन की कार्यों में सबसे पहले हम देखें तो इसके जो कार्य थे, इसने क्या किया था? राज दरबार में कठोर अनुशासन यानी वो जो सिद्धा और पाबोस प्रथा थी वो कठोर अनुशासन में ही आता था। जो ऐसी प्रथाओं को नहीं मानता था उसे राज दरबार से बाहर निकाल दिया जाता था, यानी मानना ही पड़ता था। तो पहला कार्य था राज दरबार में कठोर अनुशासन को लागू करना। मैं लिख देता हूँ, लागू करना। फिर इसका जो अगले कार्य थे, कानून व्यवस्था को सुव्यवस्थित करना। अगला कार्य था जो कानून व्यवस्था थी, इसके समय इसने उसको सुदृढ़ सुव्यवस्थित कर दिया था। तीसरा काम अगर इसका देखें तो चोर डाकुओं का दमन इसने किया, यानी जो भी राज्य में चोर और डाकू रहते थे उनको इसने समाप्त कर दिया। 4 नंबर पे इसके कार्य को देखे, राजपूतों व जमींदारों की विरोधी नीतियों का दमन, यानी जो भी राजपूत शासक थे या जमींदार वर्ग हुआ करते थे उनकी जो विरोधी नीतियां थी, जो सम्राट के प्रति विरोधी थे, उनका उसने सफाया कर दिया, यानी उनका दमन उसने कर दिया। तो बलवन के कार्य है। तो हमने यहाँ बलवन को पढ़ा। तो बलवन के बारे में आपको बहुत अच्छी रोचक बातें जानने में मिली। प्रश्न पूछा जाता है राजतत्व का सिद्धांत किसने दिया, बलवन के कार्य क्या है, सिद्धा और पाबोस प्रथा, लोह रक्त की नीति, चलगाली दल का ये सदस्य रहता है, उल्लू खां इसका नाम रहता है, आदि चीजों की हमने यहाँ जानकारी प्राप्त की। अब बलवन के बाद हम अगला जो शासक बनता है क्यूमर्स, देखो नाम देखो, क्यूमर्स शासक बनता है। बलवन की मृत्यु हो जाती है 1286 में। तो 1286 के बाद बलवन का उत्तराधिकारी क्यूमर्स यहाँ राजगद्दी पर बैठता है, दिल्ली पे शासन करता है। कहा जाता है क्यूमर्स गुलाम वंश का अंतिम शासक होता है, यानी क्यूमर्स के बाद गुलाम वंश समाप्त हो जाता है और जो वंश चलेगा इसके हम अध्ययन करेंगे। इसकी जो क्यूमर्स की हत्या है, क्योंकि ये क्यूमर्स होता है बहुत छोटा होता है और इसकी जो हत्या करता है इसी का सलाहकार, इसी का जो सामंत होता है जिसका नाम होता है जलालुद्दीन
फिरोज शाह खिलजी। तो 1290 में जलालुद्दीन द्वारा इसकी हत्या कर दी जाती है। तो ट्यूमर्स के बारे में इतना सा ध्यान रखना है हमें। ये गुलाम वंश का अंतिम शासक होता है और 1290 में जलालुद्दीन द्वारा इसकी हत्या कर दी जाती है। यानी इसके बाद कौन था, किसने हत्या की थी? जलालुद्दीन। तो जलालुद्दीन का पूरा नाम है जलालुद्दीन खिलजी। यानी अब इसकी हत्या करके दिल्ली पे जो शासन करेगा वह जलालुद्दीन खिलजी करेगा। तो वहीं से गुलाम वंश समाप्त हो जाता है। फिर इसके बाद कौन सा वंश आता है? खिलजी वंश। खिलजी वंश। और जो खिलजी वंश होता है, तो अभी हमने पढ़ा गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? ट्यूमर्स। ट्यूमर्स की हत्या की कौन करता है? जलालुद्दीन खिलजी। तो खिलजी वंश का संस्थापक किसे माना जाएगा? जलालुद्दीन खिलजी। तो हम ये गुलाम वंश यहाँ आपका कंप्लीट होता है। तो यहाँ तक उतार लें आप। इसके बाद हम नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा खिलजी वंश, उसका अध्ययन करेंगे।